हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन टीचिंग में। आज हम MGKVP यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर थर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन में यूनिट 1 एंशिएंट इंडियन एजुकेशन की वैदिक एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु इसका व्यवस्थित अध्ययन वैदिक काल के आरंभ से ही हुआ है। भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों के वर्चस्व की बात स्वीकार की जाती है। अतः इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। इस काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसका विकास वैदिक काल में हुआ और यह प्रणाली वैदिक दर्शन पर आधारित थी। चूँकि वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः कुछ विद्वान वैदिककालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा तथा कुछ हिंदू शिक्षा की भी संज्ञा देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहते हैं, और जो इस समय शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, इस शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा कहते हैं, वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। और वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का अधिकार अधिक था, अतः कुछ विद्वान वैदिककालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा तथा कुछ विद्वान हिंदू शिक्षा की भी संज्ञा देते हैं। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। वेदों के आधार पर शिक्षा ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्म की खोज है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति व आत्मबोध है। वेदों के अनुसार शिक्षा पूर्णता तक पहुँचने का सद्मार्ग है। वेदों को समस्त ज्ञान का कोष माना गया है। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी माना गया है। सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात मनुष्य को मुक्ति दिलाए, वही विद्या है। यह वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ है। वैदिक शिक्षा की परिभाषा। कुमन मुखर्जी के अनुसार अनादिकाल से भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं, अपितु धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। यह मुक्ति और आत्मबोध का साधन थी। जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। कुमन मुखर्जी ने क्या कहा था? वैदिक शिक्षा की परिभाषा उन्होंने क्या दी थी कि अनादिकाल में भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। स्वयं के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। यह मुक्ति और आत्मबोध का साधन थी, और जीवन का महान लक्ष्य क्या था? मुक्ति प्राप्त करना था। AFW थॉमसन के अनुसार ऐसा कोई भी नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय से आरंभ हुआ हो, या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिक तक शिक्षकों और विद्वानों का एक निर्विघ्न क्रम रहा है। AS अल्तेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। देखिए, हमारे एग्जाम में डेफिनेशन लिखना, आप वैदिक शिक्षा का अर्थ, उसके साथ साथ उसकी परिभाषा लिखना बहुत आवश्यक है, जिससे हमें एग्जाम में मार्क्स अधिक से अधिक हम गेन कर सकते हैं। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य। डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। परंतु आज जब हम उस काल की शिक्षा के स्वरूप की गहराई से देखते समझते हैं, तो स्पष्ट होता है कि उस काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास था। समग्र युवा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण या विकास पर भी उस काल में विशेष बल दिया जाता था, तथा मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता था। इसकी प्राप्ति हेतु शिक्षा द्वारा उसके आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता था। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य को हम अग्रलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था?
भक्ति तथा धार्मिकता भावना के निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, नागरिक के सामाजिक कर्तव्य का पालन करना इत्यादि, ये वैदिककालीन शिक्षा का उद्देश्य था। अब कुछ इन उद्देश्य को हम कुछ पॉइंट के रूप में डिफाइन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप अगर पॉइंट को डिफाइन करें तो उसके साथ आप डायग्राम बना के डिफाइन करें। अर्थात डायग्राम इट सेंस कि आप इस तरह बना लें, आप ऊपर हेडिंग डाल लें वैदिक शिक्षा का उद्देश्य, आप इस तरह ऊपर हेडिंग डालने की, यहाँ पे आपने लिख लिया कि वैदिक शिक्षा का उद्देश्य, आपने यहाँ पे लिख दिया वैदिक शिक्षा का उद्देश्य आपने यहाँ पे लिख लिया। फिर इस तरह आप कोई भी डायग्राम इस तरह, जिसमें जैसे पहला हेडिंग हो गया आपका चित्रवृत्तियों का निरोध, फिर सेकंड आपका है चरित्र का निर्माण, ज्ञान और संस्कृति पर बल, ये आप इस तरह करके आप इमेज इस तरह करके आप जैसे डायग्राम बनाया जाता है, आप डायग्राम बना लें जिससे आपको एग्ज़ाम में आप एग्जामिनर को बहुत इजीली वो समझ में आएंगे आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। किसी भी आप एग्ज़ाम में अगर आपके पास पॉइंट में चीज़ें हैं, आपको एक्सप्लेन करना है, पॉइंट में आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास कंटेंट है, तो आप उस कंटेंट को विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आप उसे डिफाइन कीजिए। ओके, पहला है चित्रवृत्तियों का निरोध। वैदिक काल में शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अनश्वर है। अतः विद्यार्थियों को चित्तवृत्तियों के निरोध करने हेतु योग पर विशेष बल दिया जाता था तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा अपनी चित्तवृत्तियों के निरोध हेतु प्रशिक्षित किया जाता था। अतः इस काल में शिक्षा का उद्देश्य मन से उन सभी वृत्तियों का निषेध था जिसके कारण वह इस भौतिक संसार में उलझ जाता था। सेकंड है ज्ञान एवं संस्कृति पर बल। ज्ञान का विकास वैदिक कालीन शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी माना जाता था। ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र, और यह माना जाता था कि यह ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र ही हमें दृश्य एवं सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराता है, सत्य असत्य, करणीय तथा अकरणीय कर्मों का भेद स्पष्ट करता है। इस प्रकार वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास हेतु उन्हें भाषा, व्याकरण, कृषि, पशुपालन एवं कला कौशल की भी शिक्षा देने के साथ साथ उसे सामाजिक क्रियाओं में भी प्रशिक्षित किया जाता था। आध्यात्मिक विकास हेतु भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था तथा धार्मिक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। थर्ड पॉइंट है हमारे पास चरित्र निर्माण। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना था। चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। वैदिक आदर्श क्या था? ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचार आदि पालन करके उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। व्यक्तित्व का विकास, चौथा क्या हमारे पास है? उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास। इस काल में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर सर्वाधिक बल दिए जाने के कारण उनमें आत्मविश्वास, अपने को जानना, आत्मसम्मान तथा आत्मानुभूति आदि गुणों का विकास किया जाता था। इसके लिए छात्र को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी ताकि वे अपने विवेक का प्रयोग कर स्वयं को पहचान सकें। यह हमारे वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। हम एक पॉइंट वाइज करके एक एक करके हम सारी पॉइंट को डिफाइन करेंगे। जैसे हमने देखा पहला क्या था? पहला हमारा चित्तवृत्तियों का निरोध करना था, जिसमें उनका शिक्षा का उद्देश्य मन से सभी वृत्तियों का निषेध था जिसके कारण भौतिक संसार में उलझ सकते हैं। सेकंड था ज्ञान और संस्कृति पर बल, जिसमें उन्होंने ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना था, जिससे वो उन्हें सूक्ष्म और दृश्य दोनों जगत का ज्ञान हो सकता था। इसके साथ साथ भाषा, व्याकरण, कृषि, पशुपालन व कला कौशल पे भी ध्यान देना था, उनका दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा था चरित्र का निर्माण। उनका चरित्र का निर्माण सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य था वैदिककालीन शिक्षा का, और यह चरित्र किसके अनुरूप होता था? वैदिक आदर्शों के अनुरूप उनका चरित्र निर्माण होता था। वैदिक आदर्श क्या क्या थे? ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचार, ये उनके वैदिक उद्देश्य थे। चौथा था व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास किस तरह का था? व्यक्तित्व का विकास व्यक्तित्व के विकास पे सर्वाधिक बल दिया जाता था, जिसके कारण छात्र में उन्हें खुद पे आत्मविश्वास होता था, वो अपने आप को जान पाते थे। आत्मसम्मान तथा आत्मानुभूति आदि ये जैसे गुणों का छात्रों में विकास किया जाता था, और ये सब छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी ताकि वे अपने विवेक का प्रयोग कर स्वयं को पहचान सके। ये इनका वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था।
अब इसके बाद हम वैदिक शिक्षा की विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं में आपको पता है कि विशेषताएं में आपका गुण और अवगुण दोनों विशेषताएं होंगी। तो हम पहले गुण की बात करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा को अपने देश भारत की वर्तमान परिस्थितियां, आवश्यकताओं, संभावनाओं और आकांक्षाओं की दृष्टि से देखने व समझने पर इनमें निम्न विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। पहला गुण की बात कर रहे हैं। विशेषताओं में पहले हम गुण की बात कर रहे हैं। आप ये सारे पॉइंट भी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आपको डायग्राम का यूज करना है। जैसे हमने वैदिक शिक्षा के उद्देश्य में भी देखा, हम इस तरह आप किसी भी, लेकिन आप मैक्सिमम ये ट्राई कीजिएगा कि डायग्राम अलग अलग हो। जैसे कि अगर हमने ऊपर अगर इस तरह का हमने डायग्राम बना लिया है कि ऐसा वाला डायग्राम हमने बना के दिखा दिया है, इस टाइप में आपकी 4 पॉइंट हैं, तो आप इस टाइप में अगर आप डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं, डिनोट कर ले रहे हैं, तो नेक्स्ट अगर आप गुण को दिखाना चाह रहे हैं तो आप डायग्राम को चेंज कर लीजिए। इट्स सेंस कि आप इस तरह का अब यहाँ पे लिख लीजिए कि वैदिक कालीन विशेषताएं, आप इसमें गुण लिख लीजिए। गुण के बाद कौन कौन सी गुण है आप उनको विद द हेल्प ऑफ द एरो आप इस तरह गुण है। जैसे निःशुल्क शिक्षा था, शिक्षा का व्यापक अर्थ था, या आप पॉइंट वाइज आप इस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं, जिससे काफ़ी आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये छोटी सी ट्रिक है। खैर आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे। हम लोग देखते हैं वैदिक शिक्षा की विशेषताएं में गुण में पहला हमारा क्या, निःशुल्क शिक्षा। पहला किसकी बात हो रही है, निःशुल्क शिक्षा की बात हो रही है। निःशुल्क शिक्षा वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था तथा शिष्यों के आवास, भोजन व वस्त्रादि की व्यवस्था भी निःशुल्क होती थी। इन पर हुए व्यय की पूर्ति समाज के संपन्न वर्ग द्वारा प्राप्त दान, भिक्षाटन व गुरु दक्षिणा से होती थी। आज भी संसार के सभी देशों में एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है। सेकंड देखेंगे, शिक्षा का व्यापक अर्थ है। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पूरी करने के बाद भी छात्रों को आलस्य न करने की शिक्षा दी जाती थी, अतः वे जीवन के अन्य कार्यों को करते हुए निरंतर ज्ञानोपार्जन करने का प्रयास करते थे। अतः वैदिक शिक्षा पद्धति शिक्षा से संबंधित उन समस्त पक्षों पर विचार करती थी जिनका सामना मनुष्य को अपने जीवन में समय समय पर करता है। तीसरा गुण क्या था उनका? तीसरा गुण था कि गुरु या शिष्यों का अनुशासित जीवन। गुरु और शिष्यों का अनुशासित जीवन, ये उनका तीसरा गुण था। वैदिक काल में गुरुकुल के कठोर नियमों का गुरु या शिष्य दोनों ही पालन करते थे। उस काल में गुरु बहुत अनुशासित जीवन जीते थे। वह गुरुओं के आदर्श, आहार, व्यवहार व आचार विचार का सीधा प्रभाव शिष्यों पर पड़ता था। फलस्वरूप गुरु या शिष्य दोनों ही सादा व अनुशासित जीवन जीते थे। चौथा क्या उनका विशेषताएं थी? चौथा था गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध। गुरु और शिष्य के बीच के जो संबंध थे वो मधुर थे। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच बहुत मधुर संबंध थे। गुरु शिष्यों पर प्रेम बरसाते थे तथा शिष्य गुरु पर अगाध श्रद्धा रखते थे। गुरु शिष्यों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत रहते थे, तो शिष्य गुरुओं का आदेश मानने व सेवा करने को तत्पर रहते थे, क्योंकि जब तक शिष्यों में गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक वे उनसे कुछ भी सीख नहीं सकेंगे, तथा जब तक गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित नहीं होंगे वे उन्हें कुछ सिखा नहीं पाएंगे। अतः दोनों के मधुर संबंधों का होना अनिवार्य। ये वैदिक शिक्षा की गुण थी, विशेषताएं थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक शिक्षा के अवगुण। वैदिक शिक्षा के अवगुण या हम उसे दोष कह सकते हैं। तो वैदिक शिक्षा का अवगुण में हमारा पहला क्या था? पहला है कि शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व न होना। शिक्षा पर राज्य का कोई उत्तरदायित्व न था, सारी शिक्षा गुरुओं के हाथ में थी। वैदिककालीन शिक्षा पूरी तरह से गुरुओं के अर्थात व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। परिणामतः शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप नहीं विकसित हो पाया। जन शिक्षा की अवहेलना थी, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा हुई तथा शिक्षा में समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाई। ये उनके अवगुण थे। सेकंड क्या था? सेकंड अगर हम अवगुण की डिस्कस करेंगे तो शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक धारणा थी। शिक्षा की कुछ अमनोवैज्ञानिक धारणा थी। वैदिक शिक्षा जो कि प्राथमिक व उच्च स्तर में विभाजित थी, बाल व किशोरों के मनोवैज्ञानिक के अनुकूल नहीं थी। मनोवैज्ञानिकों ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि बाल व किशोर मनोवैज्ञानिक में बहुत अंतर होता है। अतः शिक्षा को शिशु, बाल, किशोर में मनोवैज्ञानिक के आधार पर
शिक्षा, शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा आदि स्तरों में विभाजित करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा को भी भिन्न भिन्न वर्गों कला, वाणिज्य, कृषि, विज्ञान, तकनीकी आदि में विभाजित करना चाहिए, जो कि हमारे वैदिक कालीन शिक्षा में ऐसा नहीं था। वैदिक कालीन शिक्षा में था कि सभी लोग को इकट्ठे हम लोग शिक्षा देते थे, सभी लोग को इकट्ठे गुरु शिक्षा देते थे। लेकिन अब ये मनोवैज्ञानिक ने बता दिया है कि हमारे शिक्षक का शिक्षा मीन्स अलग अलग लेवल पे अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। थर्ड अवगुण है लोकसभाओं व धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा। क्या है? वैदिककालीन शिक्षा पूर्णतः केवल संस्कृत के अध्ययन या अध्यापन पर आश्रित होने के कारण अन्य लोक भाषाओं की उपेक्षा का कारण बनी, जिससे अन्य भाषाओं की प्रगति न हो सकी। इसके साथ ही भारतीय शिक्षा के धर्म का आधारभूत स्थान होने से धर्मनिरपेक्ष विषयों की भी उपेक्षा हुई है। अर्थात हम कहेंगे कि वैदिककालीन शिक्षा बस एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज में दी जाती थी, जो कि संस्कृत थी, और संस्कृत के अध्ययन व अध्यापन पर आश्रित होने के कारण अन्य जो लोक भाषाएं थी वो विकास नहीं हो पाई, उनकी प्रगति नहीं हो पाई। ठीक है। और हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। भारत में शूद्रों को हेय दृष्टि से देखे जाने के कारण प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वारा उनके लिए बंद थे। शूद्रों के लिए प्राचीन भारतीय शिक्षा यानी वैदिक शिक्षा के द्वारा शूद्रों के लिए बंद थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा न केवल उपेक्षा की गई, बल्कि उन्हें शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से भी वंचित रखकर उन्हें उनके प्रति घोर अन्याय भी किया गया। यह हमारे वैदिक शिक्षा के कुछ गुण थे और कुछ अवगुण थे, जिन्हें हमने पॉइंट बाय पॉइंट डिफाइन कर लिया है। मैं आपसे एक बार फिर यही कहूँगी कि आप प्लीज़ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आप अपने पॉइंट को डिफाइन कीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो।